आजकल हर तरफ बस एक ही सवाल है, क्या हम एक और वर्ल्ड वॉर यानी तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? आप देख ही रहे हैं, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो कुछ भी हो रहा है वो अब सिर्फ एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं रह गई है। तो आज हम इसी उलझे हुए सवाल की तह में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या दुनिया सच में एक और महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो जंग है ये अब सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रही। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच ये लड़ाई 1 महीने से चल रही है और जो आग पहले एक छोटे से इलाके में लगी थी ना, उसकी लपटें अब धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही हैं। दर्जनों देश इसमें खिंचते चले जा रहे हैं और इसी के साथ वो पुराना डर भी वापस आ गया है, तीसरे विश्व युद्ध का डर। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य पूर्व में बढ़ते इस संकट की। आखिर ये आग कितनी फैल चुकी है, चलिए देखते हैं। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई सिर्फ 3 देशों की है, नहीं। आप ये लिस्ट देखिए, यूएई, इराक, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, सीरिया, ये तो बस कुछ नाम हैं। असल में दर्जनों देश किसी न किसी तरह से इसकी चपेट में आ चुके हैं। ये बिल्कुल एक मकड़ी के जाले जैसा है जिसमें पूरा का पूरा इलाका फंसता जा रहा है। ठीक है, तो इतने सारे देश इसमें शामिल हैं, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये एक वर्ल्ड वॉर है? आखिर विश्व युद्ध होता क्या है? कब हम किसी जंग को ये नाम दे सकते हैं? चलिए इसकी परिभाषा समझते हैं। अब देखिए, किंग्स कॉलेज लंदन के प्रोफेसर जो माइलो इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर का मतलब ये नहीं है कि 20 देश लड़ रहे हैं या 50 देश। असली बात यह है कि कौन लड़ रहा है। जब दुनिया की सारी बड़ी बड़ी ताकतें, मतलब जो सुपर पावर्स हैं, वो आमने सामने आ जाएं, तब उसे कहते हैं विश्व युद्ध। और मजे की बात यह है कि ये जो बड़ी ताकत की परिभाषा है ये भी समय के साथ बदलती रही है। जैसे पहले विश्व युद्ध के टाइम पर बड़ी ताकतों का मतलब था यूरोप के बड़े बड़े साम्राज्य, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध तक आते आते पूरी गेम ही बदल गई थी। अब अमेरिका, जापान और चीन जैसे नए खिलाड़ी मैदान में थे, और जब ये सब शामिल हुए तो लड़ाई का मैदान भी पूरी दुनिया बन गया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? क्या हम इतिहास से कुछ सीखते हैं या फिर वही पुरानी गलतियां करने वाले हैं? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं। जरा 1914 के बारे में सोचिए। सिर्फ एक हत्या हुई थी, बस एक। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे यूरोप में आग लगा देगी। लेकिन हुआ क्या? देशों के बीच जो संधियां थीं, जो एक दूसरे पर शक था, उसके चक्कर में देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों के अंदर एक ऐसी जंग छिड़ गई जिसे आज हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कहते हैं। और यहीं पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मार्गरेट मैकमिलन की एक बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहती हैं कि बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हमेशा किसी प्लान का नतीजा नहीं होती। अक्सर ये सब अचानक हो जाता है। क्यों? क्योंकि देश एक दूसरे को गलत समझ लेते हैं, गलत अंदाजा लगा लेते हैं, एक छोटी सी गलती और फिर सब कुछ हाथ से निकल जाता है। तो क्या आज भी हम उसी मोड़ पर खड़े हैं? क्या यह संकट एक वर्ल्ड वॉर बन सकता है? एक्सपर्ट्स की राय इस पर बटी हुई है। तो चलिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हैं। तो ये रहा सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संकट वाकई एक विश्व युद्ध बन सकता है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का इस पर क्या कहना है। प्रोफेसर मैकमिलन के हिसाब से हाँ, बिल्कुल बन सकता है। अब आप सोचिए कैसे। मान लीजिए ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर दिया। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल आता जाता है। अगर वो बंद हो गया तो तेल की सप्लाई ठप, पूरी दुनिया में खलबली मच जाएगी। और बस इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हो सकता है चीन ताइवान पर हमला कर दे या रूस यूक्रेन में और ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। मतलब एक चिंगारी से पूरी दुनिया में आग लग सकती है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर माइलो कहते हैं नहीं। उनका तर्क है कि ना तो चीन और ना ही रूस इस लड़ाई में सीधे सीधे कूदेंगे। और क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि अगर अमेरिका का ध्यान मिडिल ईस्ट में लगा रहता है तो ये चीन के लिए फायदे का सौदा है। वो अपना काम शांति से कर सकता है। इस बड़े स्ट्रेटेजिक फायदे के सामने तेल की कीमतें थोड़ी ऊपर नीचे हो भी जाएं तो चीन को उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो हो गई देशों की स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन लड़ाइयां सिर्फ कागज पर नहीं लड़ी जाती। इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है नेताओं की। कभी कभी सिर्फ एक नेता अपने एक फैसले से पूरी दुनिया का भविष्य बदल देता है। ये सब ना एक तरह से माइंड गेम है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लड़ाइयाँ हमेशा जमीन या पैसे के लिए नहीं होती। कई बार ये नेताओं की ईगो, उनकी इज्जत या फिर एक दूसरे के डर की वजह से शुरू होती हैं। और जब ये फीलिंग्स हावी हो जाती है ना, तो लॉजिक और तर्क सब पीछे रह जाते हैं। 12.5 लाख, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये यूक्रेन की जंग में मारे गए या घायल हुए रूसी सैनिकों का अंदाजा है। और ये नंबर हमें क्या याद दिलाता है? यही कि एक नेता व्लादिमीर पुतिन का सिर्फ एक फैसला कितनी बड़ी, कितनी भयानक तबाही ला सकता है। फ्रांस के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे जॉर्जेस क्लेमेंसो। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि शांति कायम करना जंग करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है।
कई बार नेताओं के लिए अपनी गलती मानकर पीछे हटना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, भले इसके लिए लाखों लोगों की जान दांव पर क्यों न लगानी पड़े। तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ खत्म होने वाला है? क्या हम बस बैठकर तमाशा देखें? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छी खबर यह है कि इस आग को बुझाने के रास्ते भी हैं और एक्सपर्ट्स हमें वही रास्ते बताते हैं। तो इस तनाव को कम करने के 3 सबसे जरूरी तरीके हैं। पहला, डिप्लोमेसी, यानी बैठकर ये समझने की कोशिश करना कि सामने वाला आखिर चाहता क्या है। दूसरा, कम्युनिकेशन, यानी बातचीत का रास्ता कभी बंद नहीं करना, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। और तीसरा, मीडिएशन, यानी किसी तीसरे देश को बीच में लाकर एक पक्का और टिकाऊ समाधान निकालना। तो आखिर में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है। इतिहास हमें चेतावनी दे रहा है, एक्सपर्ट्स हमें रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आखिरी फैसला तो दुनिया के बड़े नेताओं को ही लेना है। सवाल यह है कि क्या वो अपने ईगो को साइड में रखकर शांति का वो मुश्किल रास्ता चुनेंगे या फिर जंग का आसान रास्ता अपनाएंगे। जो भी हो, हम सबका भविष्य इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।